हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्क्रैच योर ब्रेन। तो मेरे पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कब बनाने वाली हूँ। इसीलिए आज मैंने अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्किप करके उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्रिस्टल लेटिस और उसके जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या होता है और किस तरीके से दूसरों से डिफरेंट होता है। तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। ये जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है ये होती है क्रिस्टल लेटिस। हाँ, मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, बट मैं बताती हूँ, शांति बनाए रखिए। सबसे पहले ये जो फिगर बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है। जो क्रिस्टल लेटिस होता है वो होता क्या है, बेसिकली एक यूनिट सेल है। जैसे ये है, मैंने डाइस बना दिया ना, एक डाइस ले लो। तुम डाइस को क्या करी जाओ, इधर भी अरेंज करते जाओ, इधर डाइस बनाई जाओ, सेम ऐसे ही डाइस लगाई जाओ और नीचे भी डाइसेस को लगाई जाओ। तो ये शेप जो है, जब हमारी इसी यूनिट को मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा क्रिस्टल लेटिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि एक रेगुलर और रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के ऊपर जब मैं इसकी अरेंजमेंट करती हूँ एक यूनिट सेल की, किसमें, स्पेस में, तो वो क्या हो जाता है, मेरा क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। अब यूनिट सेल है, उसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइप्स बताए हैं, इसके अंदर में भी आपको टाइप्स बता रही हूँ। यूनिट सेल होता है प्रिमिटिव में एंड सेंटर्ड में, दो में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है कि जब हमारा कोई भी पार्टिकल है ना, वो सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर्स है। अगर सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर भी पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि अल्फा बीटा गामा ये सारी कहानी क्या लिखी हुई है। यहाँ पे बस प्रिमिटिव यूनिट सेल जो 7 अलग अलग टाइप्स का है ना, वो टाइप यही है कि जब उसके एंगल्स हैं उनका डिफरेंस, मतलब अल्फा बीटा गामा क्या है वो बताती हूँ मैं। जैसे मेरे पास ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो मैंने इसकी साइड ले ली ए, तो इससे ऑपोजिट एंगल होएगा मेरा अल्फा। ये साइड ले ली मैंने बी, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होएगा वो क्या होगा, बीटा। और ये साइड ले ली मैंने सी, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होएगा वो होगा गामा। तो यही एंगल्स हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल्स के अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो वो क्यूबिक होएगा। टेट्रागोनल कैसे होगा, तो ये डायग्राम हमें ये चार्ट बताता है। और यही इसके प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 टाइप्स होते हैं। अब जो हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला होता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और तीसरा है मेरा एंड सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि तुम्हें पता है कि प्रिमिटिव के अंदर कॉर्नर्स में होते हैं एटम, मतलब कॉर्नर्स के अंदर हमारे एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इन तीनों के अंदर कॉर्नर्स में तो होते ही होते हैं और एक जगह और प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर्स के अंदर जो एटम है वो प्रेजेंट होता है, साथ के साथ सेंटर में प्रेजेंट होता है यूनिट सेल के, यानी कि एक यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यूनिट सेल कंटेन पार्टिकल एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है, जो यूनिट सेल होता है वो कॉर्नर के, यूनिट सेल के ऊपर कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होता ही है कोई भी पार्टिकल, बट उसके फेस पे भी प्रेजेंट होता है। जैसे फेसेस कौन से होते हैं हमारे, ये फेसेस होते हैं ना हमारे, तो इन फेसेस पे प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, तो इन फेसेस पे प्रेजेंट होगा तो वो फेस सेंटर्ड होगा। अगला आता है हमारा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड के अंदर क्या होता है कि जो हमारा यूनिट सेल है उसका अंदर जो पार्टिकल होता है वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होता ही होता है, साथ में जो मेरी ऑपोजिट फेस है, जैसे ये हो गई ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली, तो इन एक इसके ऊपर प्रेजेंट होएगा और दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट होएगा, या फिर इन दोनों के लिए आएगा, या फिर जो मेरा इधर और इधर वाला होगा उस पे प्रेजेंट होगा, यानी कि हमेशा ऑपोजिट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। यूनिट सेल कंटेन पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी 2 opposite faces and the corners। अब हमें यहाँ पे
प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस सेंटर्ड के अंदर निकालना है कि ये जो एटम्स बनाए गए हैं या फिर पार्टिकल्स हैं वो टोटल कितने हैं। इनको हमें कैलकुलेट भी करना है। कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी है बट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्टली हम लेते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो प्रिमिटिव के अंदर क्या होता था, हमें पता है कि हमेशा कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो कितने कॉर्नर्स हैं हमारे यहाँ पे, 8 कॉर्नर्स है ना, 8 कॉर्नर्स है। तो क्या एक बात सोच के देखो, एक कॉर्नर जो है वो ऐसे करके हमारा अरेंज हो रखा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे जो मेरा एटम है वो सिर्फ इतना सा इसके अंदर आ रहा है ना, हमारे एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ इतना सा एटम आ रहा है या पार्टिकल आ रहा है, यानी कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारा 1/8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे, टोटल कॉर्नर्स हैं हमारे 8। तो हमें निकालना है कि कितने सेल्स हैं। तो हम देखेंगे 8 कॉर्नर्स मल्टीप्लाई बाय 1/8 पर कॉर्नर, मतलब हर एक कॉर्नर पे कितना पार्ट आ रहा है उसका 1/8 आ रहा है, यानी कि 8 से 8 हमारा कट हो जाएगा, 8 इंटू 1/8 कट करके हमारा आंसर कितना आ गया 1। यानी कि कितने एटम्स हैं हमारे प्रिमिटिव के अंदर, वो है हमारे 1। अब हमारा बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड के लिए भी सेम प्रिमिटिव की तरह ही करना है। जैसे यहाँ पे देखो एक हमारा क्या है, यहाँ पे भी चारों कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट, हमारे जितने 8 कॉर्नर्स है उन पे तो पार्टिकल प्रेजेंट होता ही है, बट साथ साथ हमारा एक सेंटर पे भी प्रेजेंट होता है, वो भी पूरा एटम। यानी कि हम इस पूरे पार्टिकल को एक ले लेंगे, यानी कि एक तो है, बाकी कॉर्नर्स के लिए कैलकुलेट करने का हमारा जो पुराने वाला फॉर्मूला है वही लगाना है। यानी कि कितने हमारे 8 कॉर्नर्स हैं और उसके कितने पार्ट्स में एक डिवाइड हो रहा है, वो एक जो मेरा पार्टिकल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 1/8 पार्ट में। तो इसको कट करेंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1। यानी कि ये मेरे कितने हो गए टोटल 2। यानी कि हमारे यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड के लिए कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए 2। ये हमारे कॉर्नर्स के लिए हो गया और ये हमारा हो गया हमारा सेंटर के लिए। क्या है फेस सेंटर्ड में हमारा क्या होता है, सेम वही चीज होती है बट कॉर्नर्स पे तो होता है, साथ साथ हमारे फेसेस के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। अब ये एक बात सोच के देखो, जैसे मेरा ये मैंने अपना हाथ मान लिया, ये मेरा फेस है। अब मैंने एक अगर एटम लगाया है इसके ऊपर तो वो क्या आएगा, वो मेरा आधा इस साइड आएगा और आधा इस साइड आएगा। सपोज मैंने अपने हाथ को एक फेस मान लिया है, ये फेस ऐसे था, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो मेरा जो आधा है मेरा पार्टिकल वो इस साइड आएगा और आधा इस साइड आएगा। यानी कि मेरा क्या है, हर एक फेस के ऊपर आधा पार्टिकल ही प्रेजेंट होगा। तो जब भी हमें फेसेस के लिए निकालना होता है तो हाफ से हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे कितने फेसेस हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, तो 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ से मल्टीप्लाई करने का रीजन यही है कि हम जो फेस होता है वो हमारा कितने किसी भी मेरे पार्टिकल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसीलिए हमने इसको किया। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 3, यहाँ पे आ गए हमारे 3 एटम्स है, हमारे 6 फेसेस पे 3 एटम्स प्रेजेंट है। और हमारे बाकी जो कॉर्नर्स है उसके लिए हमें पता ही, हम निकाल लेते हैं 1/8 इंटू 8 करके। ये आ गया मेरा 1 एटम, यानी कि 3 + 1 कितने एटम्स हो गए टोटल 4 एटम्स। यहीं से हमें पता चलता है जो प्रिमिटिव है उसके 1 एटम प्रेजेंट होता है उसके अंदर टोटल, और इसके अंदर होते हैं 2 एटम्स प्रेजेंट, और फेस सेंटर्ड के लिए होता है 4 एटम्स प्रेजेंट। तो अभी हम करने वाले हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोज मैंने कोई भी एटम ले लिया, उसको मैंने क्या किया, पैक कर दिया, किसी भी एक मेरा क्रिस्टल लेटिस है उसके अंदर मैंने पैक किया है, तो उसको हम कहेंगे हमारा क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टिकल को मानते हैं कि भाई वो एक सॉलिड स्फीयर है, तो वो 2 टाइप्स में हम उसको क्लोज पैक कर सकते हैं या 3 टाइप्स में, मतलब 1D में, 2D में और 3D में। मैं कैसे बताऊंगी वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे होता है। तो 1D के अंदर देखो, सपोज है 1D तो तुम्हें पता ही है 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, या तो एक्स एक्सिस होगी या फिर वाई या फिर जेड। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ पे 1 डायमेंशनल के लिए सपोज किया, ये बन गया मेरा 1 डायमेंशनल का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको एक मैं डेफिनेशन बताना चाहती हूँ कि क्या होता है मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है कि जैसे मैंने एक स्फीयर लिया, कोई भी एक सेंटर से मैंने सपोज किया ये वाला स्फीयर मान लिया, तो ये जो स्फीयर है इससे कितने स्फीयर्स टच हो रहे हैं वो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ये है यहाँ पे, इसके साथ एक ये स्फीयर टच हो रहा है, एक ये टच हो रहा है, तो यानी कि 1D के लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पे सेकंड आता है मेरा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या लेते हैं हम, दो डायमेंशन तो आपको पता ही है, या तो एक्स एक्सिस एंड एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए लिया जाता है। तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए मतलब हम यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग करेंगे वो इस टाइप से करेंगे। तो ये जो क्लोज पैकिंग होती है वो यहाँ पे टू टाइप्स में डिवाइडेड है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हमारी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दो लेयर्स बनाई गई हैं। अब मैं सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे एक ले लिया, इसको ए, अगर मैं इसी को दोबारा लगा रही हूँ हेड ऑन टच करके, यानी कि इस तरीके से, तो ये मेरा क्या हो गया, ये दोबारा से मैंने ए ही लगाई है ना, ए लेयर अगर मैं दोबारा लगा रही हूँ तो ये मेरी क्या हो रही है, हेड ऑन टच कर रही है चारों तरफ से, तो ये क्या हो गई मेरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसको स्क्वायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं इसके जो सेंटर्स हैं उनको मिलाती हूँ कहीं से भी तो वो जो बनाएगा वो स्क्वायर बनाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, ए क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आप चेक कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे मैंने दो लेयर्स लगा दी, एक और लेयर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नंबर ले लिए, कितने से टच हो रहा है, 1 2 3 4, चार जगह से टच हो रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4। अब जो हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसके लिए क्या होता है, सपोज किया मैंने यहाँ पे ए टाइप लगा दिया, तो हमें क्या करना होता है, जो ए टाइप होता है उसके साथ हेड ऑन हम दूसरे टाइप को नहीं लगाते। हम कैसे लगाते हैं, इस तरीके से, जैसे मैंने पहला ऐसे लगा दिया तो दूसरी जो लेयर है वो मैंने इसको इस तरीके से लगाई है कि यहाँ पे जो है वो स्पेस जो बना है वो ट्रायंगुलर टाइप बन गया, ठीक है। ए बी और दोबारा से ए ही लगाइए, तो ए बी ए, ये कौन सा टाइप हो गया मेरा, ए बी टाइप। अगर मैं एक और लेयर लगा लूँ तो ए बी टाइप, और ये कौन सा टाइप था, ए टाइप। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कितना हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है। सपोज करो ये मैंने एक एटम ले लिया, तो इसके आसपास कितने टच हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इस तरीके की एक शेप फॉर्म करता है, हेक्सागन बनाता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये ज्यादा एफिशिएंट, मतलब ज्यादा अच्छी होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो है स्पेस है, इस स्पेस को हम कहते हैं वॉइड। वॉइड मतलब कोई भी खाली जगह जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसके बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसको कहते हैं वॉइड। यहाँ पे देखो वॉइड जो बन रही है वो इस तरीके की वॉइड बन रही है, इसके अंदर जो वॉइड बन रही है वो इस तरीके की, तो यानी कि इसमें वॉइड जो है वो ज्यादा है और इसमें वॉइड कम है, इसी वजह से ये जो है हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसको बाद में बोलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, और अगर आपको पसंद आती है ना तो प्लीज 2-4 और लोगों का भला कर दो और इसको शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा।